प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 चल रहा है अपना। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 में प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न जरा देखिए, किसी समूह के 100 सदस्यों में से, अब देखिए टोटल सदस्य कितने हैं 100, उसमें से 72 सदस्य अंग्रेजी भाषा बोलते हैं और 43 सदस्य फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ये 100 सदस्य अंग्रेजी अथवा फ्रेंच इनमें से कम एक भाषा बोलते ही हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं जो भाषा ना बोलता, सब अंग्रेजी या फ्रेंच में से कोई ना कोई भाषा बोलते ही है। तो कितने सदस्य हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, कितने हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं और कितने हैं जो दोनों बोलते हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। ये क्वेश्चन उत्तर में अगर आप देखेंगे तो उत्तर में दो टाइप के लोग हैं। एक देखियो हल कि ए मतलब अंग्रेजी भाषा बोलने वाले सदस्य और बी मतलब फ्रेंच भाषा बोलने वाले सदस्य। इसको मानेंगे, मानना ए मतलब अंग्रेजी भाषा बोलने वाले सदस्य, बी मतलब फ्रेंच भाषा बोलने वाले सदस्य। तो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले कितने हैं 72 और फ्रेंच भाषा कितने हैं 43। NA बराबर 72, NB बराबर 43। मतलब ए में कितने घटक हैं 72, बी में कितने हैं 43। और कुल जो घटक है उसको NU बोलेंगे क्योंकि विश्व समुच्चय को U से प्रदर्शित करते हैं। NU बराबर 100, कुल सदस्य NU हो गया। अब ये 100 सदस्य जो है वो अंग्रेजी अथवा फ्रेंच इनमें से कम एक भाषा बोलते हैं। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो भाषा नहीं बोलता है। इसलिए ये जो विश्व समुच्चय होगा ये संघ समुच्चय के समान होगा, क्योंकि आपको पहले बताया गया है कि ये देखिए ऐसे रहता है, ये विश्व समुच्चय है और इसमें ये अंग्रेजी बोलने वाले हो गए ए, फ्रेंच बोलने वाले हो गए बी, और ये बीच वाला हो जाता है दोनों, और अंग्रेजी या फ्रेंच बोलने वाले पूरे के पूरे घटक इसमें आ जाते हैं। ए बी में मिला के पूरे घटक आ जाते हैं। बाहर केवल वही घटक आता है जो नहीं अंग्रेजी या फ्रेंच में से एक भी नहीं बोलते, जबकि इसमें उसने बोला कि ये जितने 100 के 100 सदस्य हैं सब अंग्रेजी अथवा फ्रेंच में से कम एक भाषा बोलते ही हैं। इसका मतलब वो या तो ए में आएंगे या बी में आएंगे या दोनों में आएंगे, पर बाहर कोई नहीं आएगा। मतलब बाहर ऐसा एक भी घटक नहीं है जो कि अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा ना बोलता, ऐसा कोई सदस्य नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो ए और बी का संघ समुच्चय है वो विश्व समुच्चय के बराबर रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। जिस क्वेश्चन में नहीं करने वाले भी रहते हैं उसमें विश्व समुच्चय संघ समुच्चय से ज्यादा रहता है, लेकिन जिसमें अगर आपका अंग्रेजी या फ्रेंच बोलने वाले जो है वो है ही है, सबके सब कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, तो इसका मतलब बाहर कोई नहीं आएगा। तो विश्व समुच्चय और संघ समुच्चय दोनों बराबर रहेगा। तो देखिए ये 100 सदस्य अंग्रेजी अथवा फ्रेंच इनमें से कम एक भाषा बोलते हैं, इसलिए जो संघ समुच्चय होगा विश्व समुच्चय के बराबर होगा, मतलब 100 होगा। तो संघ का मान भी 100 हो गया। अब हम अपना सूत्र जानते हैं, वो सूत्र लगाएंगे NA संघ B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA प्रतिच्छेदन B। तो NA संघ B का मान 100 है, देख लीजिए 100, NA का मान 72, NB का 43, तो NA का 72, NB का 43, जिसका मान उसकी जगह रख देंगे। इसका मान 100 है, इसका 72, इसका 43। ये प्रतिच्छेदन का मान निकालना है। अब ये 72 और 43 जोड़ेंगे 115 आएगा। अगला स्टेप ध्यान से देखिए, NA प्रतिच्छेदन भी माइनस में है, बराबर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 115 और 100 उधर जाके माइनस, ये देखिए ये माइनस में इधर आके प्लस में हो गया और 100 उधर जाके माइनस में हो गया। 115 में से 100 घटाएंगे तो प्रतिच्छेदन का मान आ जाएगा 15। मतलब अंग्रेजी प्रतिच्छेदन का मतलब क्या होता है कि दोनों। तो अंग्रेजी और फ्रेंच ये दोनों बोलने वाले कितने लोग हो गए 15 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। अब केवल अंग्रेजी बोलने वाले और केवल फ्रेंच बोलने वाले, तो इसको भी आप पहले निकाल चुके हैं कि अगर केवल अंग्रेजी बोलने वाले निकालना है तो अंग्रेजी बोलने वाले में से प्रतिच्छेदन वाले को माइनस कर देना है।
ए में से ए प्रतिच्छेदन बी को माइनस करना है। देखिए Na में से Na प्रतिच्छेदन बी को माइनस करेंगे। Na का मान 72 है, Na प्रतिच्छेदन बी का मान 15 आया, घटाएंगे तो 57 आएगा। इसी तरीके से केवल फ्रेंच बोलने वाले निकालना है, केवल फ्रेंच बोलने वाले, तो NB में से Na प्रतिच्छेदन बी को माइनस कर देंगे। मतलब केवल ये बाहर वाले केवल फ्रेंच बोलने वाले निकालने हैं, तो पूरे बी में से प्रतिच्छेदन को माइनस करना है। देखिए NB में से Na प्रतिच्छेदन बी माइनस करेंगे। NB का मान कितना है 43 और Na प्रतिच्छेदन बी का मान कितना है 15, यहां से निकाला, घटाएंगे तो 28। इसका मतलब अगर इसका मैं पूरा डायग्राम आपको बताऊं तो ये देखिए एक बार शॉर्ट में कि ये आपका ये विश्व समुच्चय हो जाएगा। ए अंग्रेजी बोलने वाले ए हो गए, बी हो गए फ्रेंच बोलने वाले। तो इसमें ए के अंदर ये देखो बीच में कौन आएंगे 15 लोग आएंगे जो प्रतिच्छेदन है। इधर देखिए प्रतिच्छेदन 15 हो जाएगा। अब 72 में से 15 घटाया तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले 57 है। देखिए यहाँ पे 57 आ जाएंगे और केवल फ्रेंच बोलने वाले 28 हैं, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। अब आप ये तीनों जोड़िए, ये तीनों जोड़ेंगे तो 100 आएगा। देखिए 57, 15 और 28 जोड़ेंगे तो 100। मतलब ये आपका ए संग बी का मान भी 100 होगा और NU का मान भी 100 होगा। प्रतिच्छेदन का मान 15 होगा, केवल अंग्रेजी बोलने वाले 57 हो गए, केवल फ्रेंच बोलने वाले 28 हो गए, और 57 और 15 जोड़िए, ये देखिए अंग्रेजी बोलने वाले 72, फ्रेंच बोलने वाले 43। तो जरा इसमें एक शब्द का आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर अंग्रेजी बोलने वाला बोलेगा तो ये 57 और 15 जोड़ के पूरा बोलना है, लेकिन केवल अंग्रेजी का बोलना है तो 57। ऐसे फ्रेंच बोलने के लिए है तो फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं तो 28 और 15 जोड़ के बोला जाएगा, लेकिन केवल फ्रेंच बोलने वाले रहेंगे तो 28, क्योंकि ए जो है ना 15 ये दोनों में आ रहा है, अंग्रेजी में भी है और फ्रेंच में भी है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जिसको आपने किया। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। वृक्ष संवर्धन सप्ताह के अवसर पर पार्थ ने 70 तथा प्रज्ञा ने 90 वृक्षों का रोपण किया। उनमें से 25 वृक्षों का रोपण दोनों ने मिलकर किया, तो पार्थ तथा प्रज्ञा दोनों ने मिलकर कुल कितने वृक्षों का रोपण किया। अब यहाँ कुल बोला है, देखिए कुल मतलब संघ। तो देखिए पार्थ ने 70 किया, प्रज्ञा ने 90 किया और 25 वृक्षों का रोपण दोनों ने किया। इसका मतलब Na NB दोनों का मतलब कॉमन Na प्रतिच्छेदन B। ये देखिए यहाँ AB ना मान के इन्होंने PQ माना है। एक क्वेश्चन PQ का भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमें जरूरी नहीं कि हम A और B ही माने, हम P और Q से कर सकते हैं, लेकिन आप A और B से अपने आप से इसको क्या करना है, P की जगह A लिख देना, Q की जगह B लिख देना, तो आपका पूरा सूत्र वही रहेगा। तो यहाँ देखिए NP का मान 70 लोग हो गए, NQ का मान 90 और NP प्रतिच्छेदन Q का मान 25। तब हमें क्या निकालना है, हमें संघ निकालना है। संघ मतलब कुल, कुल मतलब आप समझ रहे हैं पूरा, जैसे मान लीजिए पूरा, प्रतिच्छेदन मतलब ये बीच का। तो जब हमें कुल निकालना है तो P संघ Q कितना हो जाएगा, NP प्लस NQ माइनस NP प्रतिच्छेदन Q, जो अपना सूत्र है। केवल यहाँ अभी तक आप क्या करते थे, A और B लिखते थे, Na संघ B इक्वल टू Na प्लस NB माइनस Na प्रतिच्छेदन B। वहां पे A और B की जगह A की जगह P लिखा है उसने और B की जगह Q लिखा है, पर है वही। अब ये सूत्र में रख दिया। देखिए NP का मान कितना है, NP का मान 70 है, NQ का 90 है और इसका 25 है। इसका 70, इसका 90, इसका 25, ये दोनों जोड़ेंगे 160, 160 में 25 घटाएंगे 135, मतलब दोनों ने मिलकर कुल कितने वृक्ष लगाए हैं 135। सेम ऐसा ही 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन जरा देखिए। Na का मान 20 है, NB का मान 28 है, Na संग B का मान 36 है, Na प्रतिच्छेदन B का मान निकालो। तो सेम वही सूत्र फिर से देखिए, यही सूत्र आप हर क्वेश्चन में लगा रहे हो। Na संग B इक्वल टू Na प्लस NB माइनस Na प्रतिच्छेदन B, सेम यही सूत्र है बराबर, केवल यहाँ पे P और Q का यूज हुआ है। तो आप क्या करना है, इसको A और B बना लेना। मैं आपको जब दूंगा तो इसको A और B बना के दूंगा, ठीक है। तो अभी
अभी जब मैं आपको सोल्यूशन दूंगा तो इसको ए और बी बना दूंगा। अब यहाँ पे देखिए आपका मान रखेंगे, जिस सब मान दिए हुए हैं। एन ए संग बी का मान 36 है। देखिए एन ए संग बी का मान 36 बराबर एन ए का मान 20 है, एन ए की जगह 20, एन बी का मान 28 है, एन बी की जगह 28। एन ए प्रतिच्छेदन भी निकालना है, इसको वैसे ही लिखेंगे। 20 और 28 जोड़ेंगे 48। अभी देखिए माइनस इधर आके प्लस, 36 इधर जाके माइनस, 48 में से 36 घटाएंगे तो 12 आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, किसी कक्षा के कुल 28 विद्यार्थियों में से 8 विद्यार्थी केवल कुत्ता, 6 विद्यार्थी केवल बिल्ली और 10 विद्यार्थियों ने कुत्ता तथा बिल्ली दोनों पाला है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने कुत्ता अथवा बिल्ली में से कोई प्राणी नहीं पाला है? अब देखिए यहाँ पे पहली बार ऐसा आ रहा है कि कुल 28 विद्यार्थी हैं, तो कुल मतलब एनयू विश्व समुच्चय। एक एक लाइन समझना क्योंकि थोड़ा अलग क्वेश्चन है आसान लेकिन थोड़ा अलग है, आपको कठिन नजर आएगा, इसलिए ध्यान से समझो एक एक स्टेप। कुल 28 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी 28 मतलब विश्व समुच्चय का मान 28 हो गया। अब इसमें लिखा है कि 6 विद्यार्थी केवल बिल्ली और 10 विद्यार्थियों ने 8 विद्यार्थी केवल कुत्ता। अब यहां से डायग्राम से आप समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए केवल बिल्ली यहां बाहर लिखा जाता है, मतलब पहले तो देख लीजिए कि इन्होंने डी मतलब यहां पे लिखा है ना एनडी, तो एनडी निकालना है, मतलब डी मतलब क्या माना है? डी मतलब कुत्ता पालने वाले। देखिए डी मतलब डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, और सी मतलब कैट, कैट मतलब बिल्ली। तो जो ए और बी हम लिखते थे यहाँ पे डी इन्होंने डॉग और सी इन्होंने कैट यूज किया। आप चाहो तो यहाँ पे भी आप ए और बी यूज कर सकते हो, ध्यान रखना। तो एनडी मतलब क्या हो गया? अभी देखिए पहले तो यहाँ डायग्राम समझिए। एक केवल कुत्ता पालने वाले कितने? 8 विद्यार्थी। ध्यान से पढ़ो, 28 टोटल विद्यार्थी, उनमें से 8 विद्यार्थी केवल कुत्ता पालते हैं। तो इसका मतलब एक केवल वाले यहाँ बाहर आएंगे, 8 विद्यार्थी केवल कुत्ता पालते हैं, और 6 विद्यार्थी केवल बिल्ली। तो यहाँ 6, देखिए डी मतलब डॉग वाले में 8 आएंगे और सी कैट वाले में 6 आएंगे, और 10 विद्यार्थियों ने दोनों पाला है। दोनों मतलब ये बीच में आ जाएगा 10। तो अब जरा देखना, एक केवल कुत्ता पालने वाले 8 लोग, केवल बिल्ली पालने वाले 6 लोग और दोनों पालने वाले 10 लोग हैं। अब मैं बोलूं कि कुत्ता पालने वाले कितने लोग हैं, तो 8 और 10 जोड़ोगे तो 18 लोग। देखिए एनडी मतलब कुत्ता पालने वाले, तो कुत्ता पालने वाले कितने लोग हैं? केवल कुत्ता पालने वाले प्लस कुत्ता तथा बिल्ली दोनों पालने वाले। तो यहाँ पे 8 में 10 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। ऐसे बिल्ली का भी निकाल लेंगे कि बिल्ली पालने वाले कितने लोग हैं, तो ये 6 में 10 जोड़ेंगे, केवल बिल्ली पालने वाले में दोनों पालने वाले को जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। फिर अपना वही सूत्र है संघ वाला, संघ का सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र वही है, केवल ध्यान रखना ए और बी की जगह यहाँ पे डी और सी लिखा हुआ है, बाकी सूत्र वही है। संघ बराबर, देखिए एन डी संघ सी बराबर एन डी प्लस एन सी माइनस एन डी प्रतिच्छेदन सी। सूत्र वही है, केवल ए बी की जगह डी और सी यूज किया है। चलिए मान रखते हैं, एन डी का मान कितना है? 18। ध्यान से देख लेना, ये 18 है, जोड़ के यहां दिखाया है, ये 16 है। तो एनडी का मान 18, एनसी का मान 16, और ये दोनों प्रतिच्छेदन देखिए यहाँ बताया भी है, प्रतिच्छेदन है। इसका मान 10, 18 16 जोड़ेंगे 34 माइनस 10, 34 में से 10 घटाएंगे तो 24। इसका मतलब 24 लोग ऐसे हैं जो कुत्ता या बिल्ली पालते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी जिन्होंने कुत्ता अथवा बिल्ली में कोई भी प्राणी नहीं पाला है। तो अब देखिए 24 लोग तो पालते हैं, और कुल कितने लोग हैं? 28 लोग हैं, और 24 लोग पालने वाले हैं। तो न पालने वाले कितने हो जाएंगे? 28 में से 24 हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखिए कुत्ता या बिल्ली में से कोई भी प्राणी न पालने वाले विश्व समुच्चय में से संघ समुच्चय को माइनस कर देंगे। विश्व समुच्चय में 28 है, संघ समुच्चय में 24। एक बार फिर से देखिए, विश्व समुच्चय में कितने हैं? 28,
और संघ समुच्चय में कितने हैं 24। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ दोनों बराबर थे। देखिए यहाँ पे जो था इसके पहले वाले क्वेश्चन में उसमें दोनों बराबर थे, लेकिन इसमें कैसा है, इसमें कुछ लोग बाहर भी हैं। देखो यहाँ लिखा नहीं है, मैं बाहर वाला लिख देता हूँ कि ये 4 लोग ऐसे हैं जो कुत्ता या बिल्ली नहीं पालते हैं, इसलिए संघ समुच्चय अलग हो जाएगा, विश्व समुच्चय अलग हो जाएगा। क्योंकि अब इसमें संघ समुच्चय में विश्व समुच्चय को जोड़ेंगे तो इसमें संघ समुच्चय में बाहर वाले को जोड़ेंगे तो विश्व समुच्चय आएगा। तो यहाँ देखिए वही है कि कुत्ता या बिल्ली ना पालने वाले क्या हो जाएंगे, पूरे विश्व समुच्चय में से, मतलब 28 में से ये जो संघ समुच्चय है, कुत्ता या बिल्ली पालने वाले कितने हैं, देखो 10, 18 से 24 लोग हैं ना, ये 24 माइनस कर देंगे तो आपको 4 लोग ऐसे हैं जो कुत्ता या बिल्ली नहीं पालते हैं। तो कोई भी प्राणी न पालने वाले कितने विद्यार्थी हो गए, 4। 7वां देखते हैं, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के समुच्चयों का प्रतिच्छेदन समुच्चय वेन चित्र की सहायता से दर्शाओ। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न है, इसको केवल वेन आकृति में दिखाना है। तो यहाँ तीनों प्रश्न दिखाया गया है, ध्यान से देखना। पहला प्रश्न है 3, 4, 5, 7, दूसरा 1, 4, 8। तब यहाँ पे देखिए एक वृत्त पहला हो गया ए समुच्चय एक, पहला क्वेश्चन देखना, पहले क्वेश्चन के लिए डायग्राम है पहले का। 3, 4, 5, 7, इधर देखिए ए में, ए वाले वृत्त में आ रहा है 3, 4, 5, 7 और बी वाले में 1, 4, 8। तो इसको प्रदर्शित करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। आप क्या करिए, एक तो तरीका का आप इसको आयत बना लो, विश्व समुच्चय के अंदर प्रदर्शित करो, पर अगर आप विश्व समुच्चय के अंदर नहीं प्रदर्शित कर रहे तो भी चलेगा। तो यहाँ देखिए पहले देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में 4 कॉमन है। तो पहले आप ये बीच में, ये देखो इसको बनाने के बाद बीच में पहले 4 लिख दीजिए। अब 4 लिखने के बाद ए में क्या क्या बच रहा है, 3, 5, 7, ए में लिख दिया 3, 5, 7, और इसमें क्या बच रहा है 1 और 8, बी में लिख दिया 1 और 8। सेम ऐसे ही दूसरा देखिए ए बी सी ई एफ एल एम एन ई बी है। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है। तो पहले जब बनाएंगे इसको, देखिए यहाँ पे पी समुच्चय है, क्यू समुच्चय। पी समुच्चय कैपिटल में लिखेंगे, क्यू कैपिटल में लिखेंगे, ध्यान रखना, ए बी कैपिटल में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पी में पहले तो दोनों के बीच में क्या आएगा, ये जो दोनों में कॉमन है, देखिए बी और ई इसमें भी है, बी और ई इसमें है, तो यहाँ बीच में बी और ई आएगा। तो बीच में बी और ई आ गया, समझा कैसे, देखिए पी वाले में भी बी ई है, क्यू वाले में भी बी ई है, तो बीच में हमें बी ई लिख देना। अब क्या बच रहा है इसमें पी वाले में, ए सी एफ बच रहा है, यहाँ ए सी एफ लिख देंगे। और क्यू वाले में क्या बच रहा है, एल एम एन बच रहा है, ये देखिए एल एम एन लिख देंगे। अब एक तीसरा है, एक्स ऐसा है कि एक्स यदि 80 तथा 100 के मध्य आने वाली अभाज्य संख्या, यदि x 80 तथा 100 के मध्य आने वाली अभाज्य संख्या। अब देखते हैं 80 और 100 के मध्य कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो 80 और अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। तो 80 और 100 के बीच देखिए 83 आता है, 89 आता है, 93 आता है, 97 आता है। ये इतनी अभाज्य संख्याएं हमें 80 और 100 के बीच आती हैं। अब देखते हैं 90 और 100 के मध्य विषम संख्या कौन कौन सी आती है। तो 90 और 100 के मध्य विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से नहीं कटती उसको विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या क्या आएगा, 91, 93, 95, 97 और 99। ये देखिए ये 90 और 100 के बीच आने वाली विषम संख्या है। अब इन्हीं दोनों को हमें इस वेन आकृति में दिखाना है। तो पहला वाला समुच्चय x है, दूसरा y है। तो देखिए पहले वृत्त में कैपिटल X लिख दिया, दूसरे वृत्त में कैपिटल Y। अब इसमें देखते हैं कि दोनों में कौन कौन से घटक हैं। तो यहाँ से देखिए अभी 83, 89, 97, एक मिनट क्या क्या लिख दिया, 83, 89, यहाँ पे 93 लिखना है, 93 और 97। तो देखिए इसमें 93 है, इसमें भी 93 है, इसमें भी 97 है, इसमें भी 97। तो ये
जो दोनों में है 93 और 97 उसको तो यहाँ बीच में लिख दिया। ध्यान से देखिए, x वाले में भी 93 97 है, y वाले में भी 93 97 है, तो इसको यहाँ बीच में लिख दिया। अब क्या बच रहा है x वाले में? x वाले में बच रहा है 83 89, तो यहाँ उसको बाहर लिख देंगे। y वाले में क्या क्या बच रहा है? 91 95 और 99 बच रहा है, उसको यहाँ लिख देंगे 91 95 99। तो क्या तरीका है? पहले देखो, अगर ये सूची पद्धति में, ये दोनों क्वेश्चन सूची पद्धति में है, तीसरा सूची पद्धति में नहीं है, तो पहले उसको सूची पद्धति में लिखो, फिर उसके लिए 2 वृत्त बनाओ, और दोनों वृत्त बनाने के बाद जो उसमें कॉमन वाला घटक है, जैसे देखिए इसमें 4 है, उसको पहले बीच में लिख लो। फिर देखो ए में क्या बच रहा है, यहाँ बाहर लिखो, बी में क्या बच रहा है, यहाँ बाहर लिखो। इसी तरीके से जब आप एक्स दूसरा वाला कर रहे हैं तो इसमें भी वही है, पहले बीई दोनों में है, बीई दोनों में है, तो पहले बीई जो बीच वाला है उसको आप लिख लो। फिर आप देखो कि इसमें कौन सा पी में क्या क्या बच रहा है, जैसे इसमें ए सी एफ बच रहा है, तो यहाँ देखिए ए सी एफ लिखेंगे। यहाँ पे क्या बच रहा है, एल एम एन बच रहा है, तो यहाँ पे एल एम एन लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स और वाई के लिए भी है, पहले उसको सूची पद्धति में लिखा, 93 97 इसमें भी है, इसमें भी है, तो बीच में 93 97 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या बच रहा है, तो यहाँ 83 89 बच रहा है, तो यहाँ 83 89, यहाँ पे 91 95 99 बच रहा है, तो यहाँ 91 95 99। अब निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय किन समुच्चयों के उप समुच्चय हैं? देखो, उप समुच्चय आपको समझाया गया है कि कौन किसके अंदर आता है, तो आपको उसके लिए चतुर्भुज की जानकारी होना जरूरी है। अगर आप चतुर्भुज की जानकारी आप है तो आप इसको निकाल सकते हैं कि सभी चतुर्भुज, देखिए x में सब चतुर्भुज आ रहे हैं, y में सभी सम चतुर्भुज है, ध्यान रखना है सम चतुर्भुज है, ये वर्ग का समुच्चय है s, t जो है समांतर चतुर्भुज का समुच्चय है, v आयत का समुच्चय है। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय किन समुच्चय, तो उप समुच्चय मतलब वह उसके अंतर्गत आता। अब देखिए चतुर्भुज के अंदर ये सम चतुर्भुज भी आएगा, वर्ग भी आएगा, समांतर चतुर्भुज भी आएगा, आयत भी आएगा। ये चारों जो है ना वो x के उप समुच्चय है। तो इधर देखिए y x का उप समुच्चय, s भी x का उप समुच्चय, t भी x का उप समुच्चय और v भी x का उप समुच्चय। अब यहां से देखिए आगे बढ़ते हैं, ये जो आपका आगे लिखा है एस वाई का उप समुच्चय है, मतलब कि सभी वर्ग जो होते हैं वो सम चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। तो सभी वर्ग सम चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं, इसलिए एस उप समुच्चय है वाई का, और वाई उप समुच्चय है टी का। क्यों? क्योंकि सभी सम चतुर्भुज जो है वह आयत के, यहाँ पे देखिए फिर से वाई उप समुच्चय है टी का, वाई उप समुच्चय है टी का, मतलब सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए वाई उप समुच्चय है टी का। इसी तरीके से सभी वर्ग जो है वह आयत के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यस उप समुच्चय है वी का। इसी तरीके से एस उप समुच्चय है टी का, मतलब सभी वर्ग जो है वह समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं, इसलिए एस उप समुच्चय है टी का। और ऐसे ही वी उप समुच्चय है टी का, मतलब सभी आयत जो है वह समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखो, ये क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले आपको एक जगह पूरा मैंने 8वीं में लिखाया था, वहां से जाके देखो, 8वीं वाली नोटबुक आपके पास होगा कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं। पहले इसका एक अध्ययन करो, इसको करने के बाद तभी आप इसको बता पाओगे कौन किसके अंतर्गत आता है। अभी आप इसको लिख लो और उसको फिर बार बार इन सबको पहले समझ के फिर इसको समझने की कोशिश करो। यदि m कोई एक समुच्चय हो तो m संघ फाई, ये संघ है, m संघ फाई और m प्रतिच्छेदन फाई लिखो। अब देखो m संघ फाई और m प्रतिच्छेदन फाई मैं आपको समझाता हूं कि होता क्या है। जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पर m संघ फाई निकाल रहा हूं और m प्रतिच्छेदन फाई निकाल रहा हूं। देखिए कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। m मतलब मान लीजिए कोई भी घटक ले लो, मान लो ले लिया 1 2 3, और फाई मतलब तो आप जान रहे हो खाली होता है, बहुत आसान है, आप एक मिनट में समझ जाओगे। m मतलब 1 2 3, फाई एक खाली है,
अब इनका संग निकालना। संग का मतलब होता है m के भी पूरे घटक, फाई के भी पूरे घटक। तो पहले मैं m के पूरे घटक लिखता हूं, 1 2 3। अब ये फाई के पूरे घटक लिखूंगा तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इतना आया। अब एक किसके बराबर आ रहा है, देखो वही 1 2 3 ही आ रहा है ना। m संग q में क्या आया, एक ये पूरा m का घटक लिखना है और फाई का पूरा घटक। तो फाई में तो कुछ है नहीं, कुछ लिख नहीं सकते, m का पूरा घटक लिख दिया, तो ये जो है m के बराबर आ गया। अब चलिए m प्रतिच्छेदन q निकालते हैं। m प्रतिच्छेदन q में दोनों में कॉमन। अब इन दोनों में देखते हैं, इसमें 1 2 3 है, इसमें है क्या, नहीं, इसका एक भी घटक इसमें नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये खाली आ जाएगा। और खाली आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्या आ गया, फाई के बराबर आ गया। इसका मतलब m संग फाई m के बराबर होता है और m प्रतिच्छेदन फाई के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए यही उत्तर है, इतना एक लाइन का, m संग फाई m के बराबर, m प्रतिच्छेदन फाई के बराबर। संलग्न व्यंचित के आधार पर आपको ये मान निकालना, ये बहुत आसान है, आप निकाल सकते हो। u मतलब विश्व समुच्चय, तो पूरा घटक लिखना है आपको, तो इसके पूरे घटक u में लिख देंगे बराबर। ये जितनी संख्या है भी छोड़ने का नहीं, पूरा लिख दो। a में केवल वृत्त a के अंदर जो आ रहे हैं 1 2 3 5 7 लिखना है। b में केवल b वाले लिखने हैं 1 5 8 9 10। और a संग b में a और b का ये पूरा घटक लिखना है 1 2 3 5 7 8 9 10। ये पूरा a और b का लिखना है संग, और a प्रतिच्छेदन b में दोनों का कॉमन लिखना है 1 और 5। और लास्ट है Na दिया है, Nb दिया है, Na संग भी, Na प्रतिच्छेदन b दिया है, Na संग भी निकालना है। तो वही अपना सूत्र है, वही सूत्र लगा दीजिए। और उसमें जो मान है देखो, Na का मान 7 रख दिया, Nb का 13 रख दिया, Na प्रतिच्छेदन b का 4 रख दिया। फिर देखिए इसका मान 7, Nb का 13, तो Nb की जगह 13, प्रतिच्छेदन का मान 4, तो इसकी जगह 4। 7 13 जोड़ेंगे 20 माइनस 4, 20 में से 4 घटाएंगे 16। इस तरीके से Na संग b का मान कितना आ जाएगा, 16। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है। स्पेशली मैं बोलूंगा 8वें क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप क्या करो कि पहले सर्च करो। मैंने आपको 8वें में भी बताया है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, और फिर सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं। जब इसकी जानकारी रहेगी तभी आप बता सकते हो कौन किसके अंतर्गत आता है। तो इसको अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे वेन आकृति बना देता हूं। ये देखिए, ये आपका जो है ना, ये विश्व समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब इसमें सभी घटक आएंगे, मतलब सब चतुर्भुज इसके अंतर्गत आएंगे। अब इसमें आता है ये सब चतुर्भुज तो आगे, अब इसी के अंदर इसको एक एक करके लेना है। जैसे समांतर चतुर्भुज होता है ना, सभी समांतर चतुर्भुज टी, तो एक पहले मैं यहाँ समांतर चतुर्भुज अगर बना दूं तो इस समांतर चतुर्भुज टी के अंदर सभी लोग आते हैं। समांतर चतुर्भुज टी के अंदर जो है वह सम चतुर्भुज ही आएगा, वर्ग भी आएगा, आयत भी आएगा। अब यहाँ पे मैं एक सम चतुर्भुज अगर बना दूं, ये देखिए सम चतुर्भुज, तो ये सम चतुर्भुज मतलब ये देखिए हमने सबसे पहले समांतर चतुर्भुज टी प्रदर्शित किया। अब ये सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज मतलब क्या है, देखो y, तो ये इसके अंदर आएगा और इसके अंदर वर्ग आएगा। वर्ग मतलब s, और इसी समांतर चतुर्भुज के अंदर आयत आएगा। ये देखिए ऐसा आयत मतलब v। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि चतुर्भुज मतलब x के अंदर सभी लोग आएंगे, फिर उसके अंदर समांतर चतुर्भुज आएगा, समांतर चतुर्भुज के अंदर दो लोग आते हैं। कौन कौन सा आता है समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत, एक तो सम चतुर्भुज आता है y, और दूसरा आयत आता है। और आयत के अंतर्गत आयत के अंदर भी वर्ग आता है, आयत के अंदर भी वर्ग आता है, ध्यान रखिए। तो इसका मतलब s इसके अंदर भी आएगा, s इसके अंदर भी आएगा, s इसके अंदर भी आएगा। तो इसको वेन आकृति में बनाना मुश्किल काम है, लेकिन एक मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि मतलब कौन किसके अंदर आते हैं। तो जब उसकी जानकारी आप रखोगे
तभी आप बता पाओगे कौन किसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। गुरुवार को इसका टेस्ट है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और प्रैक्टिस करके आप अच्छे से टेस्ट दीजिए।